हेलो एवरीवन। आज अपन 12वीं क्लास के नए टॉपिक की बात करेंगे। एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया है, सर ने आपको वेक्टर पढ़ा दिया था। आज अपन बात करेंगे अव्यू है। आपको शायद पता होगा, जब ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम में 2 वीडियो आपको अव्यू के भेज दिए गए थे। वापस वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में जो आपको पढ़ा रहे हैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ। नोट्स आपको मैं ऐप के ऊपर भेज दूँगा और आप साथ में वीडियो देखकर उसको लिख लेंगे। तो अपना टॉपिक जो है उसका नाम है अव्यू है। अव्यू है 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस व्यू है। आ का जो अर्थ है वो होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर, और व्यू का जो अर्थ है वो होता है व्यवस्था। व्यवस्था या फिर इसको रचना भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जिस टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं अव्यू है, उसका जो शाब्दिक जो अर्थ है वो है आयताकार व्यवस्था। इसका मतलब मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है। मैं बार बार मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग करूंगा, अव्यय शब्द का प्रयोग कम करूंगा। तो अव्यय शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? आयताकार व्यवस्था। आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा राशियां काम में आती हैं, और राशियों के अंदर ही कौन क्या काम में आती है? संख्याएं। या फिर आप जानते हैं 10th के बाद में सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो होता है फलन, फंक्शन। 11th क्लास में आपको बता भी दिया था कि 11th और 12th में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो किसका होगा? फलन का होगा। तो मैट्रिक्स जो है वो या तो संख्याओं की या फिर फलनों की कौन सी व्यवस्था है? एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार व्यवस्था का अर्थ ये है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2 -1 0 3 4 5, ये एक आयताकार व्यवस्था है। ये इसकी पहली पंक्ति है, पंक्ति को बोलते हैं रो, तो इसका नाम हो गया R1। ये इसकी दूसरी पंक्ति है, ये हो गया R2। ये इसका सबसे पहला स्तंभ है C1 कॉलम, यानी स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। और ये इसका दूसरा स्तंभ है C2, और ये कौन सा स्तंभ है? तीसरा C3। पंक्ति किसको बोलते हैं? क्षैतिज रेखा में जो संख्या लिखी हुई है उसको अपन बोलेंगे पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? स्तंभ। इसका मतलब यदि मैं मैट्रिक्स की परिभाषा की बात करूं तो मैट्रिक्स क्या है? संख्याओं या फिर फलनों की एक आयताकार व्यवस्था है। यानी आप कितनी भी संख्या लो, 1 2 3 4, कितने भी आप फलन ले सकते हैं। यदि उन संख्याओं को और फलनों को यदि पंक्ति और स्तंभ के अनुसार आप व्यवस्थित कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक मैट्रिक्स बन जाएगी। याद रहे, जब किसी आयताकार व्यवस्था को आप लिखेंगे तो आप 3 प्रकार के कोष्ठकों में उसको बंद करके लिख सकते हैं। छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, या फिर एक विशेष प्रकार का ब्रैकेट। जैसे मैंने आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखी है, या तो आप इसको छोटे कोष्ठक में लिख सकते हैं, या फिर इसको बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं, या फिर इसको एक विशेष प्रकार के ब्रैकेट में भी आप बंद करके लिख सकते हैं। लेकिन 12वीं क्लास में अपन छोटे कोष्ठक और विशेष प्रकार के ब्रैकेट दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। अपन 12वीं क्लास में बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। यानी जब अपन किसी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उस आयताकार व्यवस्था को अपन बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे देखो 2 -1 0 3 4 -8, मैंने कुछ संख्याएं ली, उनको मैंने पंक्तियों में लिखा और किस में लिखा? स्तंभों में लिखा, और उसको एक विशेष प्रकार का कोष्ठक जिसका नाम है बड़ा कोष्ठक मैंने इसमें बंद करके लिख दिया। इसका मतलब संख्याओं की कौन सी व्यवस्था हो गई? आयताकार व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको शाब्दिक अर्थ में बताया था कि जो आयताकार जो व्यवस्था होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। राइट है। आप सभी जानते होंगे कि मैथमेटिक्स में जब भी किसी भी रिलेशन या इक्वेशन को जब लिखा जाता है तो उसमें 2 साइड होती हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है अभी उसमें एक साइड है, दूसरी तरफ जो होगा वो मैट्रिक्स का संकेत होगा। और हमेशा आप याद रखना, मैट्रिक्स का जो संकेत है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर होता है, यानी बड़ा अक्षर होता है। यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैट्रिक्स को संकेत रूप में हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है, ये बात गलत है। मैट्रिक्स को सामान्यतः का मतलब ज्यादातर, सामान्यतः बोल दो फिर प्राय भी बोल सकता हूं। यानी मैट्रिक्स को सामान्यतः अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि यदि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी फंक्शन आ रहा हो, जैसे मैं लिखूं sin x, cos x, माइनस cos x और sin x,
मैंने आपके सामने मैट्रिक्स के अंदर 4 फलन लिखे हैं, साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स, ये दोनों फंक्शन सेम है। हो सकता है इसका जो सिंबल है वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर नहीं हो, क्योंकि सभी में एक एंगल आ रहा है एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स। याद रहे यहाँ एफ एक्स एक फलन नहीं है, केवल ये एक संकेत है, यानी सिंबल है, राइट है। यानी मैट्रिक्स को अपन ज़्यादातर जो सिंबल उसका निरूपित करेंगे वो हमेशा कैपिटल अक्षर होगा, लेकिन यदि मैट्रिक्स के अंदर कोई फंक्शन आ रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो सिंबल है वो कैपिटल अक्षर न होकर एक फंक्शन के तौर पे आ रहा हो, लेकिन याद रहे वो एक फंक्शन नहीं होगा, वो एक संकेत माना जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं और फलनों की एक आयताकार व्यवस्था है। यदि अपन संख्याओं की बात करें तो आपने 10th क्लास तक आपने वास्तविक संख्याओं की बात की होगी, और जैसे ही आप 11वीं क्लास में हो गए तो आपने सम्मिश्र संख्याओं की बात की होगी। यदि मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं और फलन आ सकते हैं तो संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, तो याद रहे मैट्रिक्स के अंदर वास्तविक संख्या भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आयोटा माइनस अंडर रूट के अंदर -3 आयोटा और 4 आयोटा प्लस 5। यहां देखो आयोटा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। माइनस अंडर रूट के अंदर -3, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट के अंदर 3 इंटू -1, यानी माइनस अंडर रूट के अंदर 3 अंडर रूट के अंदर -1 अंडर रूट के अंदर -1 यानी आयोटा, यानी माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 आयोटा प्लस 5 कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कौन सी संख्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में जब भी अपन संख्याओं के फलनों की बात करेंगे तो फंक्शन तो आप जितने भी जानते हैं आइलेट के अनुसार, जो आपको 11वीं क्लास में मैंने बता दिए थे। और यदि संख्याओं की अपन बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं जो हैं वो वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र भी हो सकती हैं। मैट्रिक्स के अंदर जब भी अपन संख्याओं को लिखेंगे तो इन सभी को बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, या इसका दूसरा नाम होता है प्रविष्टियां। यानी जिन संख्याओं जिन फलनों से मिलकर मैट्रिक्स बनेगी वो सभी संख्याएं और फलन मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, अवयव। एक पॉइंट और याद रखना बेटा आप, मैंने अभी आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जो संकेत है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स के अंदर भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आ सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर संख्या यानी राशि भी हो सकती है और फंक्शन भी हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, राशियाँ होती हैं। तो अवयव के तौर पे अपन देखें तो मैंने लिखा था राशियाँ। राशियाँ का मतलब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर भी हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी के सभी राशियाँ मानी जाती हैं। तो हमेशा याद रखना, यदि मैट्रिक्स के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आ गया तो हमेशा याद रखना वो हमेशा स्मॉल होगा, ABCDEF। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का कभी भी अक्षर आएगा तो हमेशा कैसा होगा, छोटा अक्षर होगा, बड़ा अक्षर कभी नहीं लिखा जाएगा। यदि कभी भी आप ऐसा लिख दोगे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, तो याद रहे ये एक आयताकार व्यवस्था तो है लेकिन इसका नाम मैट्रिक्स नहीं है। आगे बात समझ में। अगली बात, यदि आप किसी भी मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो जो भी आप अवयव लिखेंगे, अवयव का अर्थ ये हुआ कि जिनसे मिलकर मैट्रिक्स बनी है। आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 -1 0 3 5 8। मैंने इस मैट्रिक्स को सिंबल दे दिया कैपिटल है, कैपिटल भी कोई भी आप दे सकते हैं। इनके मध्य जो भी मैंने अवयव लिखे हैं, अवयव का मतलब जिनसे मिलकर मैट्रिक्स बनी है, याद रहे इनके मध्य कभी भी कोमा का चिन्ह आप नहीं लगाएंगे, यानी मैट्रिक्स के अवयव लिखते समय इनके मध्य कोमा का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका कारण सुनो। कोमा का जो चिन्ह है उसका प्रयोग चीज़ों को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी अपन आपने 11वीं क्लास में सेट पढ़ा होगा, समुच्चय। समुच्चय के अंदर जब भी अपन अवयव लिखते थे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो कैपिटल A = 1 2 3 4। यहाँ मैंने 4 एलिमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 4 संख्याएं लिखी हैं। मैंने इन चीज़ों को पृथक करने के लिए किसका चिन्ह लगाया है, कोमा का चिन्ह लगाया है। मैट्रिक्स के अंदर जब भी आप संख्या लिखेंगे यानी अवयव लिखेंगे तो उनके मध्य पहले से थोड़ी जगह रहती है, इसलिए उनको पृथक करने के लिए आपको कोमा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स एक साधारण आयताकार व्यवस्था है। साधारण आयताकार व्यवस्था का अर्थ ये हुआ कि संख्याओं को एक साधारण तौर पे लिखा हुआ है। याद रहे, मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें से किसी का भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। यानी मैं आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखूं 2 -1 0 5, ये एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर कभी भी कोई भी संख्यात्मक मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक व्यवस्था है। किसकी? संख्याओं या फलनों की। और ये 10 क्या है, ये एक मान है, और व्यवस्था और मान कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स को जब भी लिखेंगे तो मैट्रिक्स के आगे कोई भी संख्या यानी कोई भी संख्यात्मक मान कभी भी नहीं हो सकता। ये सभी पॉइंट आपको नोट्स के तौर पे मैं आपको ऐप पे भेज दूंगा, वो सभी आप राइट कर लेना। उसके बाद में आप वीडियो को देखेंगे, ऐसे अपन डेली क्लास को जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू।